Hello student, how are you? I am Govind Srivastava from Saudri Sarumani Inter College, Dhansari. In previous class already we have discussed a force on a point charge due to surface charge distribution. So now we will discuss a force on point charge due to balloon charge distribution. So let us start a force on point charge due to balloon charge distribution. तो आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल, इसकी गणना करनी है। तो आयतन आवेश वितरण में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 3D वस्तु है, इस वस्तु का संपूर्ण आयतन जो है वो क्या है, V है। क्या है? V है। अगर इसके हम सूक्ष्म आयतन की बात करें, इसका कोई एक सूक्ष्म भाग ले लें तो उस पे उसका आयतन क्या होगा, dV। और इस आयतन में इस छोटे जो सूक्ष्म आयतन है, इस पर जो आवेश होंगे वो आवेश कैसा होगा, उसको हम dq से प्रदर्शित करते हैं, आप लोग जानते हैं। तब आवेश घनत्व, कौन सा आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, रो से डिनोट करते हैं आवेश आयतन आवेश घनत्व को, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dv। ये आपको जब मैं बता रहा था आयतन आवेश वितरण, उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ी सी चेंजिंग है। वहां पर रेखी था, फिर पृष्ठीय था, यहां पर हम आयतन की बात करेंगे। मान लीजिए XY प्लेन में एक कोई 3D वस्तु रखी है, जिसका आयतन कितना है, V है, जिसका आयतन V है। अगर इसके हम किसी एक बिंदु की चर्चा करें, और वो बिंदु अगर मान लें थोड़ी देर के लिए, वो बिंदु है A। क्या है, A। ठीक, तो बेटा ये आयतन का V का एक हिस्सा है कि नहीं है, V का एक भाग है, बहुत सूक्ष्म भाग है। इस वजह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं किससे, dv से। और इस पर बच्चों जो आवेश होगा उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, dq से। तो ये dq के द्वारा एक जो कोई अन्य बिंदु आवेश है, मान लीजिए कोई बिंदु है B और इस पर एक अन्य बिंदु आवेश है Q, तो इस पर कितना बल लग रहा है। अगर हम dq के द्वारा इस पर लगने वाले बल की गणना कर लें और उसका समाकलन कर लें, तो इस संपूर्ण जो वस्तु का आयतन है उस पर जो आवेश एक समान रूप से वितरित हैं, तो उसके द्वारा लगने वाले बल की गणना आराम से हो जाएगी। ठीक है ना। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए बी को हम इस तरीके से, तो बच्चों आप पढ़ चुके हो कि ये ए बिंदु पर यानी dq का कुछ स्थिर सदिश होगा, और इस बिंदु पर जो उपस्थित आवेश है q बिंदु आवेश, इस पर कुछ ना कुछ स्थिर सदिश होगा। तो चलिए मान लेते हैं, इस पर स्थिर सदिश r1 वेक्टर और इस पर स्थिर सदिश r2 वेक्टर। तब फोर्स किस पर लग रहा है, a पर कि b पर, फोर्स लग रहा है b पर। b का स्थिर सदिश a के सापेक्ष, b का स्थिर सदिश a के सापेक्ष कितना होगा, ये हम लोग
सॉल्व कर चुके हैं, देखिए अभी पता भी चल जाएगा, ये हो जाएगा R1 माइनस R2 यानी कि R2 1। ठीक, कैसे आया इस आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, नहीं तो अभी आगे हम बढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो जो इस फिगर में हमने निरूपित किया है उसको हम शब्दों के माध्यम से यहां पर लिखते हैं। तो माना किसी वस्तु के सूक्ष्म आयतन dV पर उत्पन्न आवेश dQ का स्थित सदिश क्या है बेटा? स्थित सदिश OA बराबर हमारा R2 वेक्टर तथा अन्य बिंदु आवेश तथा, या फिर हम लिख सकते हैं तथा बिंदु आवेश Q का स्थिति सदिश OB वेक्टर क्या माना है आपने? R1 वेक्टर। ठीक है, अच्छा हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना किसी वस्तु के सूक्ष्म आयतन dV पर उत्पन्न आवेश dQ का स्थित सदिश OA बराबर, जैसे हमने लिखा R2, हम लिख सकते थे कि बिंदु A का स्थित सदिश। तो चाहे हम आवेश के रूप में लिख सकते हैं और चाहे बिंदु के रूप में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब बिंदु B पर या बिंदु आवेश B का बिंदु आवेश क्या है? Q। बिंदु आवेश Q का स्थित सदिश किसके? आवेश, यहां पर सूक्ष्म शब्द और लिख लो, सूक्ष्म आवेश dQ के सापेक्ष। तो तब बिंदु आवेश Q का स्थित सदिश सूक्ष्म आवेश dQ के सापेक्ष क्या हो जाएगा हमारा? AB इक्वल, तो हम क्या जानते हैं, यहां से पढ़ चुके हैं, OB माइनस OA, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? OB है हमारा R1 माइनस R2। और इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? ये भी कोई नई चीज नहीं है, बता चुका हूं ना। अगर आपको केवल परिमाण निकालना हो AB का, तो AB या तो हम लिख सकते हैं केवल R1 R2, इसको केवल R2। ठीक, इसका कोई नाम दे दें, इसको नाम बच्चों दे दें हम समीकरण, इसको नाम देते हैं समीकरण 1, इसको नाम देते हैं समीकरण 2। कोई समस्या यहां तक? मुझे आशा है कि यहां तक कोई समस्या नहीं होगी अगर आप पिछले दोनों डेरिवेशन को अच्छी तरीके से देख लोगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो, तो हमको क्या पता चल गया? ए बी पता चल गया, ए बी वेक्टर पता चल गया। अब देखो क्या ज्ञात करना है? बिंदु बी पर या बिंदु आवेश क्यू पर डी क्यू के द्वारा लगने वाले बल को प्राप्त करना है। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? बिंदु
आवेश Q पर सूक्ष्म आवेश dq के द्वारा लगने वाला बल। अच्छा बच्चों, अगर इस संपूर्ण आयतन में जो उपस्थित आवेश है उसके द्वारा बल की गणना हम निरूपित करते हैं कैपिटल F वेक्टर से, तो इसका एक सूक्ष्म भाग है आवेश का, ये संपूर्ण आवेश का एक सूक्ष्म भाग है dq, तो इस पर जो इसके द्वारा जो इस पर बल लगेगा वो सूक्ष्म होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिंदु आवेश q पर सूक्ष्म आवेश dq के द्वारा लगने वाला बल, क्योंकि सूक्ष्म आवेश के द्वारा बल लग रहा है, इस वजह से हम पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। dF इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और dq q इंटू dq बाई क्या है हमारा, हम लिख सकते हैं, चाहे हम ये लिख दें, इसका स्क्वायर कर दें, चाहे इसका स्क्वायर करते हैं, बात बराबर, क्योंकि नीचे क्या होता है, दो इनके बीच आवेशों के बीच की दूरी, तो दूरी यानी AB, और AB को चाहे हम ये लिख दें, चाहे इसे डिनोट कर दें, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का होल स्क्वायर। और बताओ दिशा भी निरूपित करना है, तो किसकी दिशा में है, ये AB की दिशा में, तो AB कैप, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू dq अपॉन R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और AB की जगह पे AB वेक्टर बाई मॉड ऑफ AB, जानते हो ना। अच्छा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू dq, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और AB की जगह में आप देखिए समीकरण 1 को समीकरण जो 2 माना है, AB की जगह में हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, और वेक्टर AB यानी कि R1 माइनस R2 का मॉड, या आपका बच्चों क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये हो जाएगा q dq R1 माइनस R2 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा R1 माइनस R2, इसको मान लो समीकरण 3, क्या मान लो, समीकरण 3। तो यहां पर आप देखिए, तो dq के द्वारा इस बिंदु B पर जो आवेश है q, इस पर बल की गणना की, वो मान कितना आया, इतना आया। हमको क्या करना है, इसमें जो समान रूप से आवेश वितरित हैं उसके द्वारा B बिंदु पर जो आवेश है उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आराम से हो जाएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहां पर लिखें, यदि आयतन आवेश वितरण यदि आयतन आवेश घनत्व रो हो, तब रो इक्वल टू कितना आ जाएगा, रो इक्वल टू कितना होगा, ये हो जाएगा आपका dq बाई dv। तो यहां से dq इक्वल टू रो dv, इसको मान सकते हैं समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का मान रख दो, तो समीकरण
3 व 4 से। तो समीकरण 3 क्या था आपका, डी एफ इक्वल, और यहां से देखिए तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डी क्यू की जगह हमको क्या रख देना है, रो dv बाई R1 माइनस R2 का Q और R1 माइनस R2 एक ब्रैकेट में। तो ये आपका घनत्व के रूप में, आयतन घनत्व के रूप में व्यंजक प्राप्त हो गया। अब चलिए संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण बिंदु आवेश Q पर कार्यरत बल। तो क्या हो जाएगा, इसको मान लो समीकरण 5। तब समीकरण 5 से, समीकरण 5 से तो ये हो जाएगा डी एफ वेक्टर इक्वल टू, अच्छा बच्चों हमने पहले में क्या किया था, एल के सापेक्ष, दूसरे में किया था ए के सापेक्ष, और ये आयतन की बात है तो किसके सापेक्ष हमारा इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करेंगे, वी के सापेक्ष। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये बच्चे क्या हो जाएगा, रो dv बाई R1 माइनस R2 का होल क्यूब और R1 माइनस R2। यहां से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका F, और ये आपका क्या हो जाएगा, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो R1 माइनस R2 ब्रैकेट में बंद मॉड ऑफ R1 माइनस R2 dv। और यहां पर हम, क्योंकि आयतन की बात हो रही है तो हम v से इसे डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, आयतन आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु आवेश पर कार्यरत बल। तो आशा करता हूं कि आज का ये डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको और अच्छी तरह समझने के लिए आयतन आवेश वितरण के अलावा आपको आयतन आवेश घनत्व के विषय में जान लेना चाहिए और पीछे के दोनों डेरिवेशनों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। तब अब मिलते हैं अगले आर्टिकल के साथ जो होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।